हेलो दोस्तों, आरो यारो के इस फ्री कोर्स में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप इस कोर्स से जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने संपूर्ण भारत के अपवाह तंत्र को पढ़ लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग भारत की झीलें और जलप्रपात का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखो, बहुत से लोग तो कंप्लीट नोट्स लगातार ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, और मैं उनको बिल्कुल उम्मीद दिलाता हूं और बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि ये जो नोट्स हैं वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। बाद बाकी देखो, बहुत से लोग क्या है कि कंप्लीट कोर्स ना लेकर वो इसमें से कुछ ही बुकलेट्स लेना चाहते हैं। जैसे एक तो सारणीबद्ध और हिंदी वाली हो गई, तो उसका कॉम्बो की जानकारी मैंने आपको पहले भी बहुत बार दी है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए जीएस के जो 5 बुकलेट हैं उनको लेकर भी यहाँ पर कुछ कॉम्बो बनाए गए हैं। जैसे कि एक कॉम्बो में उन विषयों को डाला गया है जिससे कि सर्वाधिक प्रश्न आपके आरओ यारो की परीक्षा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि इतिहास, भूगोल और राज व्यवस्था, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे कि आपको आरओ यारो में सर्वाधिक प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक कॉम्बो ये है जिसका प्राइस 549 रुपए है। नंबर है 8630246905। और दूसरे कॉम्बो में उन विषयों को डाला गया है जिसमें कि अभ्यर्थियों का फोकस सबसे कम रहता है, ठीक है। वो इनको तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से विषय हैं जैसे इन्वायरमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर उत्तर प्रदेश विशेष हो गया। ये वो सब्जेक्ट हैं जिन पर कि अभ्यर्थी बहुत कम ध्यान देते हैं। और एक सामान्य विज्ञान भी है, इस पर भी लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन सभी विषयों से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके आरओ यारो की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मतलब अगर आप इनको छोड़ के जाएंगे, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पहले तो एक चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल डाल लीजिए कि अगर अब आप पूरी तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तो सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों कॉम्बो आपने देख लिए, ठीक है। और नंबर 8630246905। अब मैं एक बात कर रहा था अभी कि अगर आपने पूरी तैयारी नहीं की तो सिलेक्शन तो नहीं होना है आपका। कैसे? ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखो, जो आपका विज्ञापन है यानी कि नोटिफिकेशन है वो लगभग आएगा, मान के चलिए 200 से 250 सीटों पर। बढ़ते बढ़ाते हम लोग मान लेते हैं चलो 300 सीटें तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। बहुत समय बाद वैकेंसी आ रही है, ये बात आप अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि बहुत सा बच्चा जो अनुभवी है वो इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर करके बैठा है, ठीक है। तो फॉर्म लगभग पड़ेंगे कितने, मान के चलिए 5 लाख के लगभग फॉर्म पड़ेंगे, ठीक है। और समय की बात की जाए तो 120 में से मान के चलिए 110 से 120 दिन आपके पास लगभग अभी शेष हैं तैयारी के लिए, ठीक है। तो अब आप समझो 200 से 250 सीटें ही आएंगी और बस इतने ही अभ्यर्थियों का फाइनली सिलेक्शन होना है। तो अब आप समझ लो कि अगर आप ये सोच के बैठे हो कि हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, हम इन्वायरमेंट छोड़ के चले जाएंगे फिर भी हमारा हो जाएगा, आपका कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आप ये बात गारंटेड तौर पर कहीं लिख लीजिए। अगर आप कंप्लीट तैयारी नहीं करेंगे और सीरियस होकर तैयारी नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होना है। देखो, 200 से 250 लोग चाहिए बस आयोग को, और ये वो लोग होंगे जो पूरे जी जान के साथ लगे हुए होंगे। और आप में से बहुत से लोग क्या सोच रहे होंगे, हम कॉमेडी देखेंगे क्लास के अंदर, हमें हंसाया जाए, हमें मोटिवेट किया जाए फालतू का, तो इस तरीके से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन ऐसे नहीं, सिलेक्शन सीरियस लोगों का ही होता है। और जो ये 200 से 250 लोग होंगे ये पूर्ण रूप से वो बंदे होंगे जो कि पूरी तरीके से सीटें हथियाने के लिए बस बैठे होंगे और पूरे जी जान के साथ लगे होंगे। तो आपको भी अगर सिलेक्शन लेना है तो एक एक सेगमेंट को अपने मुट्ठी में करना होगा। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि हम कुछ छोड़ के चले जाएंगे, कुछ हल्के तरीके से पढ़ लेंगे और फिर भी हमारा हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल
नहीं होना है। बस ये आंकड़ा अपने दिमाग में रखिए कि 200 से 250 सीटें हैं, 5 लाख फॉर्म डलेंगे और 110 से 120 दिन का समय आपके हाथ में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में एक बार जरूर रख के देखा करिए, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं, और ये जो क्लासेस हैं मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बहुत ही शानदार मटेरियल आपको इसमें दिया जा रहा है, बहुत ही शानदार कंटेंट है। और आप कहीं भी पेड क्लासेस भी पढ़ के देख लीजिए जाके, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि वहाँ और यहाँ क्या अंतर है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें वहाँ आपको छूटी हुई मिलेंगी और ना ही इतने बेहतरीन नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, या तो कहीं पर आपको प्रॉपर किताबों को रटवाया जा रहा होगा, या कहीं पर बहुत सी छूटी हुई चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही होंगी जिसमें कि बहुत सी चीज़ें छूटी हुई हैं। ये अपने आप में एक संपूर्ण चीज़ है जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारत की झीलों का अध्ययन। तो सबसे पहले झील क्या होती है। ठीक है, झील की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मान के चलिए कोई एक ये स्थल है, हम लोग भारत का मैप ही बना लेते हैं इस तरीके से थोड़ा सा। ठीक है, और अगर कोई एक भूखंड पर ऐसे करके कोई गड्ढा है और उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, हम लोग ऐसे ही मान ले रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें पानी है और ये चारों तरफ से भूमि से यानी कि भूमि के खंड से घिरा हुआ है। तो इसी बीच वाले जलीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं झील। और झील का पानी हमेशा कैसा होता है, ज़्यादातर स्थिर होता है। नदी होती हैं वो अपने पानी के साथ में बहती हैं, लेकिन झील का पानी हमेशा स्थिर होता है। तो जल खंड का या फिर जल स्थल का वह भाग जो चारों तरफ से भूमि खंड से घिरा हुआ है उसे हम लोग झील कहते हैं। तो जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हो वो झील कहलाता है। ठीक है, सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे हैं जिसमें जल भरा होता है। वैसे ही चाहे ये गड्ढा हो चाहे कुछ हो, ठीक है, जिसमें जल भरा हो उसे झील कहते हैं। झीलों का जल प्रायः स्थिर होता है। ठीक है, झीलों का जो जल है वो स्थिर होता है, वो चलायमान नहीं होता है। जैसे कि नदियां आप देखते हैं कि वो बहती हैं, ठीक है, लेकिन झीलों का जल बहता नहीं है। अब देखो जो झीलें होती हैं वो होती हैं कैसी, दो प्रकार की। दो प्रकार की कैसी, एक तो वो झीलें जो प्राकृतिक क्रिया द्वारा निर्मित हुई हैं और दूसरा वो जो मानवीय क्रिया द्वारा निर्मित हुई हैं। ठीक है, तो झीलों को दो भागों में बांटा जाता है, एक मानव निर्मित झीलें और दूसरी प्राकृतिक झीलें। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, मानव निर्मित झीलों की। अब देखो मानव निर्मित झीलें ऐसा नहीं है कि आदमी जाता होगा और फिर खुदाई करवा के पानी भरवाता होगा, गड्ढा बनाता होगा, तो उस तरीके से ऐसे नहीं। मानव निर्मित झीलें जो बनती हैं वो कैसे बनती हैं, जब कोई बहुत बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना होती है, जैसे मान के चलिए बड़े बड़े जब बांध बनाए जाते हैं तो उनके पीछे बहुत सी झीलों का निर्माण होता है, उन्हीं को मानव निर्मित झीलें कहते हैं। कैसे, जैसे कि मान के चलिए कोई एक नदी है, इस तरीके से वो बह रही है, ठीक है, और उस पर एक बांध बनाया जाता है। ठीक है, उसके पानी को रोकने के लिए एक बांध बनाया जाता है। तो फिर क्या होता है कि बांध के पीछे हमेशा एक बड़े क्षेत्र में पानी भर जाता है और उसी को क्या बोलते हैं, उसी को मानव निर्मित झील बोलते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत स्थापित जलाशयों को मानव निर्मित झील की संज्ञा दी जाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं मतलब बांध परियोजनाएं। जैसे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आप देखेंगे रेहंद बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ठीक है, कहां पर, एग्जाम्पल के रूप में अगर आप मानव निर्मित झीलों का उदाहरण देखें तो देखेंगे आप कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रेहंद बांध के पीछे किस झील का निर्माण हुआ है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और यह कैसी झील है, ये मानव निर्मित झील है क्योंकि इसमें कोई भी प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद देखो
मानव निर्मित झील आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद प्राकृतिक झीलों की अगर हम बात करें तो इनका निर्माण प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा होता है। तो झील आप समझ गए क्या होती है, दो तरीके की होती हैं, मानव निर्मित झीलें और प्राकृतिक झीलें। मानव निर्मित झीलें जो किसी बांध परियोजनाओं के पीछे जल भरने से बनती हैं उनको मानव निर्मित झील, और प्राकृतिक झीलें वो जिनका निर्माण प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा होता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये प्राकृतिक झीलें हैं ये विभिन्न प्रकार की होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो भी विभिन्न तरीकों की होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा जो झीलें निर्मित होती हैं तो उनके विभिन्न प्रकार हैं। अब कौन कौन से प्रकार हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें विवर्तन की झीलों की। ठीक है, तो विवर्तन की जो झीलें हैं उनका निर्माण कैसे हो रहा है, देखो विवर्तन की झीलों का निर्माण धरातल के उठने अथवा धंसने से होता है। जैसे या तो कोई धरातल ऐसा होगा, ठीक है, और वो मान के चलिए इधर से ऊपर उठ गया, इधर से ऊपर उठ गया, तो बीच में जो गड्ढा बन गया वहां पर झील बन गई। या फिर क्या होता है, ये धरातल है, ये नीचे धस गया इस तरीके से, तो यहां पर क्या बन गया, झील बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस झीलों का निर्माण होता है उनको बोलते हैं विवर्तन की झीलें। धरातल के उठने, ठीक है, या फिर धरातल के धंसने से जिन झीलों का निर्माण होता है उनको विवर्तन की झीलें कहते हैं। अब विवर्तन की झीलों का उदाहरण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कश्मीर की जो बुलर झील है वो इसी विवर्तन की क्रिया द्वारा निर्मित हुई है। उसके बाद देखो प्राकृतिक झीलों में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है वो है लैगून अथवा अनूप झीलें। सबसे पहले तो यही कि जो लैगून झीलें होती हैं उनको ही हम अनूप झीलों के नाम से जानते हैं। अब देखो लैगून झील का निर्माण कैसे होता है। मान के चलिए ऐसे करके ये समुद्र का तट है, ठीक है, और ये समुद्र है। तो समुद्र का पानी कभी कभी यहाँ पर कोई रास्ता बनाकर इस तरीके से घुस आता है, ठीक है, और फिर कुछ दिन बाद यहाँ पर बालू की बाढ़ बन जाती है या फिर कुछ बन जाती है, तो बीच में ये जो जल है ये भरा हुआ रह जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं लैगून झील या फिर अनूप झील। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे जब समुद्र का जल रास्ता बनाकर कहीं ऐसे प्रवेश कर जाता है और फिर बालू की बाढ़ से ये सब बंद हो जाता है और बीच में जो जल होता है वो वहीं पर भरा रह जाता है, उसी को लैगून या फिर अनूप झील कहते हैं। अब देखो यहाँ पर वही चीज लिखी है, जब समुद्र जल का कुछ भाग बालू, चट्टान या प्रवाल भित्ति द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाता है, जैसे ये मुख्य जल है समुद्र का, उससे अलग होकर हो जाता है, और फिर जब ये ऐसी संरचना ले लेता है और ये जल एक जगह पे रुक जाता है तो लैगून अथवा अनूप झीलों का निर्माण होता है। उसके बाद अगर हम लोग लैगून झीलों के उदाहरण की बात करें तो उड़ीसा में चिल्का झील, ठीक है, केरल की वेम्बानाड और अष्टाईमुडी अनूप झीलें या फिर लैगून झीलों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आपने विवर्तन की झीलें समझी, उसके बाद लैगून और अनूप झीलें समझी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट प्रकार है जो कि है गोखुर झील या जिसे चापाकार झील भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताऊं इन झीलों का निर्माण कैसे होता है, तो आप लोग समझो कि जैसे मैदानी भाग में नदियाँ कुछ इस तरीके से बहती हैं बहुत विसर्पण करते हुए, ठीक है, और बहुत बार नदी कुछ इस तरीके की संरचना ले लेती है। देखो यहाँ पर देखो, बस इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कभी कभी नदी ऐसे बहती है और पूरी तरीके से फिर से यहीं आके मिल जाती है और फिर घूम के आगे बढ़ जाती है। तो फिर इस क्षेत्र में जो बीच में क्या होता है, इस क्षेत्र में पूरा कभी कभी जल भर जाता है, इसी को हम गोखुर झील कहते हैं, और इसका एक अन्य नाम चापाकार, ठीक है, चापाकार झील भी है। तो ये हो गई आपकी गोखुर झील। मैं सभी चीज़ों को बहुत ही कॉन्सेप्चुअली आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत
नदी क्षैतिज अपर्दन के कारण कई घुमावदार, ये देख रहे हैं आप, कई घुमावदार मोड़ों से होकर प्रवाहित होती है। ये मोड़ नदी विसर्प कहे जाते हैं। अच्छा, जो ये नदी के ये तीव्र मोड़ होते हैं इनको क्या कहते हैं? नदी विसर्प। और ये जो संरचना होती है इसको कहते हैं विसर्पण। ठीक है, तो इन घुमावदार मोड़ों के विस्तृत होने के उपरांत नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग में प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, पहले तो ये पूरी तरीके से विसर्प में बह रही है और फिर आगे सीधे मार्ग में प्रवाहित होने लगती है। और विसर्पों में जल भर जाने से निर्मित झील को गोखुर या चापाकार झील कहते हैं। तो विसर्पों में जल, ये देखो विसर्प है और इसमें क्या भर गया है? जल, और इसी जल को हम गोखुर या चापाकार झील कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने समझी। अब इनके और भी प्रकार हैं, जैसे कि हिमानी निर्मित झीलें, तो इनको हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। ये झीलें हिमनद अथवा हिमानी के अपर्दन से निर्मित होती हैं। तो हिमनद और हिमानी के अपर्दन से जो झीलें निर्मित होती हैं उनको हम लोग हिमानी निर्मित झीलें कहते हैं, जैसे कि नैनीताल, राक्षसताल और खुरपाताल। ये सारी जो झीलें हैं ये हिमानी निर्मित झीलें हैं और ये झीलें कहाँ पर पाई जाती हैं? उत्तराखंड में। बाद बाकी अभी हम लोग राज्यवार सभी झीलों का अध्ययन करेंगे एक साथ। उसके बाद देखो वायु द्वारा निर्मित झीलें। अब जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं और वो फिर क्या करती हैं? वो सतह पर वायु अपर्दन करती हैं और बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती हैं, और उन्हीं गड्ढों में जब जल भर जाता है तो उन्हीं को वायु द्वारा निर्मित झीलें कहते हैं। ऐसी झीलों को पिलाया भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और राजस्थान की अधिकांश झीलें इसी प्रकार की हैं, जैसे कि सांभर, डीडवाना, लूणकसरर, और हाँ ये जो और भी झीलें हैं वो सारी वायु द्वारा निर्मित झीलें ही हैं। अच्छा, इनको एक बार यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। वायु द्वारा निर्मित झीलें हवाओं के प्रवाह एवं अपर्दन से बनती हैं। ये झीलें मुख्यतः लवणीय प्रकृति की होती हैं। कैसी होती हैं? लवणीय प्रकृति की। इन झीलों को पिलाया भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान की अधिकतर झीलें इसी वायु द्वारा निर्मित प्रक्रिया से बनी हैं। उसके बाद देखो डेल्टाई झीलें, इसके बारे में तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। जब नदी अपने मुहाने पर पहुंचकर डेल्टा का निर्माण करती है तो वो विभिन्न वितरकाओं में बट जाती है और इन्हीं वितरकाओं के बीच में एक बड़े क्षेत्र पर जल भर जाता है, जिसे कि डेल्टाई झील कहा जाता है। ठीक है, तो ये झीलें डेल्टाई प्रदेशों में नदी वितरकाओं के मध्य निर्मित होती हैं, जैसे कि कृष्णा व कावेरी, कृष्णा व गोदावरी डेल्टा के मध्य कोलेरू झील। ठीक है, आपने जब हम लोग कल परसों पढ़ रहे थे, परसों की वीडियो में, कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा आपस में मिल गया है, तो वहीं पर इस कोलेरू झील का निर्माण हुआ है और ये एक डेल्टाई झील है। डेल्टाई झील का निर्माण कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखो क्रेटर झील। क्रेटर झील क्या होती है? अच्छा, सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्रेटर क्या होता है। तो आपने कभी ज्वालामुखी देखा होगा, तो ज्वालामुखी कुछ ऐसा होता है और जहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है इस तरीके का ये मुख, इसी को कहते हैं हम लोग क्या? इसी को कहते हैं क्रेटर। ठीक है, तो क्रेटर ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं जहां से लावा का निष्कर्षण होता है ज्वालामुखी उद्गार के बाद, जब यह मुख बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ये बिल्कुल सब कुछ ऐसे फाड़ते हुए यहाँ से लावा निकलता है, तो ये जो क्रेटर होता है इसका साइज और बड़ा हो जाता है। और फिर ज्वालामुखी उद्गार ऐसा तो है नहीं कि डेली डेली होता रहता हो। ठीक है, तो क्या होता है कि एक बार उद्गार हो गया और इसका मुख और बड़ा हो गया। ठीक है, यानी कि क्रेटर का साइज और बड़ा हो गया। तो फिर जब कभी बारिश होती है तो इसी क्रेटर में क्या होता है? इसमें भर जाता है पानी, और जब पानी भर जाता है तो इसी से निर्मित जो झील होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रेटर झील। जैसे कि महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो क्रेटर झील का ही उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें भी याद रखनी है कि जो महाराष्ट्र की लोनार झील है वो क्रेटर झील की उदाहरण है। ठीक है, डेल्टाई झील कौन सी हो गई? कोलेरू झील।
जो वायु द्वारा निर्मित झीलें होती हैं उनको पिलाया कहते हैं। वायु द्वारा निर्मित झीलें भारत में कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान राज्य में। हिमानी द्वारा निर्मित झीलें कहाँ पाई जाएंगी? उत्तराखंड में और जो हिमालयी राज्य हैं उनमें। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा आए तो विवर्तन की क्रिया द्वारा कौन सी झील निर्मित हुई है? बुलर झील, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, लैगून झीलें कौन कौन सी हैं? तो चिल्का, वेम्बानाड, अष्टाईमुडी। उसके बाद देखो गोखुर झील का उदाहरण कौन है? तो गोखुर झील का उदाहरण यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं है, हाँ तो मैं बता दूंगा अभी आगे अगर कोई आई। ठीक है, तो अब हम लोग झीलें देखते हैं, वहीं पर अगर कोई इनकी विशेषता होगी तो हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लद्दाख की झीलों से। तो लद्दाख की झीलें हैं तसो मोरोरी झील, तसोकार, पैगोंग तसो और क्यागर तसो। इनके नाम ही बड़े अजीब हैं और इन अजीब नामों के कारण ही आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये झील लद्दाख की है। ठीक है, उसके बाद देखो जम्मू कश्मीर की बात करें तो बुलर, डल, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इनके नाम तो आपको याद हो ही जाएंगे। बाद बाकी गौडसर, पोंगो गच्छोसी मोरोरी। ठीक है, फिर अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग। जितनी नाग नागिन वाली झीलें हैं ये आपको ध्यान रखनी है, ये कहाँ पर हैं? ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद गंगाबल, मानसबल और अंचार। तो ये इतनी झीलें जम्मू कश्मीर में हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोबारा से रिपीट करते हैं, बुलर और डल ये तो आपको याद हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और बहुत अच्छे ये पर्यटक स्थल के रूप में जानी जाती हैं। उसके बाद गौडसर, पोंगो गच्छोसी मोरोरी ये पूछी जा चुकी है। अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग और नागिन ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। बाद बाकी गंगाबल, मानसबल और अंचार झीलें भी जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो है बुलर। और बुलर कैसी है? बुलर है गोखुर झील। देखो अभी वहां पर गोखुर झील का उदाहरण नहीं मिला था, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि बुलर एक गोखुर झील है। ठीक है, गोखुर झील मतलब जब नदी ऐसे करके बिसर्पण करती है और फिर यहाँ पर ऐसे करके मान के चलो पानी भर गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं गोखुर झील। ठीक है, तो जो ये बुलर झील है ये गोखुर झील का उदाहरण है। बाद बाकी बुलर झील के निर्माण में विवर्तन की क्रिया का भी प्रभाव है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ताजे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील बुलर है। बुलर झील एक गोखुर झील है और बुलर झील के निर्माण में विवर्तन की क्रिया का भी प्रभाव पाया जाता है। इसके बाद हम लोग हिमाचल प्रदेश की झीलों को पढ़ते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भृगु, मच्छियाल, सूरजताल, चंद्रताल, घेपन और रेणुका, तो इतनी झीलें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। आप एक एक झील के नाम को याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपको लिस्ट दिख रही है ये ऐसी लिस्ट है जिसमें कि कोई भी नाम फालतू नहीं लिखा गया है। सारे वह नाम हैं जहां से कि प्रश्न बन चुके हैं। तो भृगु, मच्छियाल, सूरजताल, चंद्रताल, घेपन, इससे भी प्रश्न बन चुका है, और रेणुका ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। उसके बाद देखो राजस्थान की बात करें तो राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांभर, लूड़करसर, डीडवाना, पुष्कर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुष्कर, पंचप्रदा, फतेह सागर, उदय सागर। ठीक है, ये झीलें राजस्थान की हैं और राजस्थान की अधिकतर झीलें लवणीय हैं। ठीक है, और राजस्थान की सभी झीलें पवन द्वारा निर्मित हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस राज्य की अधिकतर झीलें पवन द्वारा निर्मित हैं, तो राजस्थान की, और पवन द्वारा निर्मित हैं, इसीलिए ये झीलें कैसी हैं? ये झीलें हैं लवणीय। उसके बाद चंडीगढ़ में एक प्रमुख झील है सुखना। इसके संदर्भ में बहुत बार प्रश्न भी पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि जो सुखना झील है वो कहाँ पर पाई जाती है? चंडीगढ़ राज्य में।
उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो लोनार, पोवई, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर। तो सलीम अली सरोवर और लोनार के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा चुका है। बाद बाकी लोनार एक कैसी झील है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कैसी झील है, क्रेटर झील, जो कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित हुई है। क्रेटर झील के बारे में आपने पढ़ ही लिया है। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो महाराष्ट्र की एक झील है लोनार, वो इसी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित हुई है और ये एक क्रेटर झील है। कर्नाटक की झीलों की बात करें तो बेलांदुर और पंपा सरोवर, दो बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं। कौन कौन सी, बेलांदुर और पंपा सरोवर। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं केरल के झीलों की। केरल की झीलों की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेम्बनाड और अष्टाईमुडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनके बारे में पूछा जाता है और आपको ध्यान रखना है कि ये कैसी झीलें हैं, ये है लैगून झीलें, वेम्बनाड और अष्टाईमुडी। बाद बाकी सतथम, कोटा और पेरियार, दो और झीलें हैं, इनके संदर्भ में थोड़ा सा कम पूछा जाता है, लेकिन आप चारों के नाम याद कर लीजिए। बाद बाकी केरल में वेम्बनाड तथा अष्टाईमुडी कैसी झीलें हैं, लैगून झीलें। लैगून झीलें क्या होती हैं ये तो आपको मैंने बता ही दिया। बाद बाकी आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेम्बनाड और अष्टाईमुडी किस प्रकार की झीलें हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लैगून झीलें हैं। उसके बाद देखो, जो केरल की लैगून झीलें हैं उनको स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है, उनको स्थानीय रूप से कहा जाता है कयाल। ठीक है, और ये प्रश्न अनगिनत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि केरल की लैगून झीलों को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है उनको कयाल। बाद बाकी जो वेम्बनाड झील है उसी में वेलिंगटन द्वीप है। जब हम लोग भारत के द्वीप समूह पढ़ रहे थे तो कुछ जो केरल वाला पार्ट था यहीं पर कौन सा द्वीप था, वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, तो ये जो वेलिंगटन द्वीप था ये वेम्बनाड झील में ही है। और आपको ध्यान रखना है कि जो ये वेम्बनाड झील है ये भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाड झील है। इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो ये 96 किलोमीटर के लगभग लंबी है। तो भारत की सबसे लंबी झील कौन हो गई, वेम्बनाड, इसकी लंबाई 96 किलोमीटर के लगभग है। बाद बाकी ये जो वेम्बनाड झील है इसमें केरल की लगभग 10 नदियां अपना मुहाना बनाती हैं। तो ये छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है, कहाँ की, केरल की। और ये जो झील स्थित है वो कहाँ है, केरल में ही है। तो वेम्बनाड झील में केरल की लगभग 10 नदियां अपना मुहाना बनाती हैं। मुहाना का मतलब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, जिसमें पंबा और पेरियार प्रमुख है। पंबा और पेरियार के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में ही पढ़ा है। तो केरल में जो 10 नदियां इस वेम्बनाड झील में मुहाना बनाती हैं उसमें से जो दो प्रमुख नदियां हैं वो है पंबा और पेरियार। बाद बाकी नेहरू ट्रॉफी एक नौकायन प्रतियोगिता है जो कि ओणम के पर्व पर, ओणम पर्व कहाँ मनाया जाता है, केरल में, के अवसर पर इस झील में आयोजित की जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में बल्लाम कली कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट भी आप याद रखना, बहुत बार ये एसएससी जैसी परीक्षाओं में तो बहुत बार ये चीज़ पूछी गई है। तो ये जो नेहरू ट्रॉफी है ये एक नौकायन प्रतियोगिता है जो कि ओणम के पर्व पर इसी वेम्बनाड झील में आयोजित की जाती है, जिसे कि स्थानीय भाषा में बल्लाम कली कहते हैं। नौकायन प्रतियोगिता आपने शायद इसको कभी देखा भी होगा, शायद डीडी स्पोर्ट वगैरह पे ये चीज़ें आती हैं। उसमें आप देखते होंगे एक बिल्कुल पतली सी सकरी सी नाव होती है और सभी लोग उसमें लाइन से बैठे होते हैं और फिर वो अपनी नाव को उसमें दौड़ाते हैं। तो वो जो प्रतियोगिता होती है वो इसी वेम्बनाड झील में होती है और इसी वेम्बनाड झील में ये वेलिंगटन द्वीप भी है। और जो पेरियार है, देखो यहाँ पर एक झील है, ये हम लोग बात कर रहे थे, केरल की जो पेरियार झील है वो कृत्रिम झील है, वो प्राकृतिक नहीं है, यह लैगून नहीं है। देखो साफ साफ लिखा है, लैगून होती तो मतलब प्राकृतिक। पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। तो पेरियार नदी भी है केरल में, पेरियार झील भी है, और जो पेरियार झील है वो पेरियार नदी से ही अपना जल प्राप्त करती है। उसके बाद देखो तमिलनाडु की झीलों की हम लोग बात करें तो कोडाइकनाल,
काली बेली बहुत इंपॉर्टेंट है, काली बेली से क्वेश्चन बन चुका है, और बेरी जाम से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो तमिलनाडु की 3 इंपॉर्टेंट झीलें हैं, कोडाइकनाल, काली बेली और बेरी जाम। उसके बाद आंध्र प्रदेश की हम लोग बात करें तो कोलेरू और पुलिकट, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट झीलें हैं ये, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। अच्छा, अगर हम लोग झीलों से बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन मुख्यतः युग्म सुमेलन वाले ही पूछे जाते हैं, या फिर सही और गलत युग्म वाले। ठीक है, 2 तरीके के प्रश्न यहाँ से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये बात भी दिमाग में रखना, सिंगल झील नहीं पूछी जाती है, इनको हमेशा युग्म के रूप में ही पूछा जाएगा। इसीलिए आप इन पर बहुत अच्छी पकड़ बनाइए कि कौन सी झील किस राज्य में अवस्थित है, बाद बाकी उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे आंध्र प्रदेश की झीलों की, तो यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट झीलें हैं, कौन कौन सी, कोलेरू और पुलिकट। कोलेरू व पुलिकट कैसी झीलें हैं, ये हैं लैगून झीलें। पुलिकट आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु की सीमा है, यहीं पर ये पुलिकट झील स्थित है, और इसी झील पर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। ठीक है, ये बात हम लोगों ने पहले भी की थी जब हम लोग भारत के द्वीप समूहों को पढ़ रहे थे, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। तो आंध्र प्रदेश की 2 इंपॉर्टेंट झीलें हो गई, कोलेरू और पुलिकट, ये दोनों लैगून झीलें हैं, और इसमें जो पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, इसी में श्रीहरिकोटा द्वीप है, और श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। उत्तराखंड की द्वीप झीलों की बात करें तो नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, नौकुइया ताल, राकसताल और रूपकुंड। तो जो ताल वाली झीलें हैं वो मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं, उत्तराखंड में, और जो नाग और नागिन वाली झीलें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर देखो एक जो झील है रूपकुंड, इसको रहस्यमयी झील कहते हैं, और क्वेश्चन बहुत बार आपके सामने कुछ ऐसे आएगा कि निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि रूपकुंड एक रहस्यमयी झील है जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है। अच्छा, ये रहस्यमयी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मानव कंकाल इस झील से मिले हैं, इसीलिए इसको रहस्यमयी झील की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद देखो उड़ीसा की झीलों की बात करें तो चिल्का, ठीक है, ये उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का। तो आप फिर से कनेक्ट कीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील है चिल्का, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है बुलर। यह महानदी के मुहाने पर है। महानदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, उड़ीसा में, ठीक है। तो उसी के मुहाने पर ये चिल्का झील स्थित है, और यह भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील है। उसके बाद सिक्किम की अगर हम लोग बात करें तो सोंगमा, चोलामू और गुरु डोंगमर, ये 3 झीलें हैं जो कि सिक्किम में स्थित हैं, और इसमें चोलामू के संदर्भ में बहुत बार प्रश्न आया है, ठीक है। उसके बाद मणिपुर, मणिपुर में तो लोकटक बहुत ही फेमस है, बार बार आपको इसके ऊपर प्रश्न देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब ये जो लोकटक झील है इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, और वो विशेषताएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि लोकटक झील में तैरने वाले मकान पाए जाते हैं। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस झील में तैरने वाले मकान पाए जाते हैं, ठीक है। और इन तैरने वाले मकानों का एक विशेष नाम भी होता है, और वह नाम है कौन सा, फुमड़ी, ठीक है। तो लोकटक झील में जो तैरने वाले मकान होते हैं उनको बोलते हैं क्या, फुमड़ी। लोकटक झील है कहाँ, मणिपुर में। अब देखो पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक। अब आपको कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो गया होगा। देखो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुलर, सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का, और पूर्वोत्तर, ठीक है, पूर्वोत्तर मतलब
जो ये वाला क्षेत्र है भारत का, थोड़ा सा मैप में मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, जो ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है। तो पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन हो जाएगी? लोकटक। इसमें एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान या फिर राष्ट्रीय पार्क भी है, जिसे कि केबुल लामजाओ नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस झील के संदर्भ में बहुत सी बातें हैं। एक तो ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, कहाँ की? पूर्वोत्तर भारत की। और इसी झील में तैरता हुआ एक राष्ट्रीय पार्क भी है, जिसे कि केबुल लामजाओ कहते हैं। और यह राष्ट्रीय पार्क संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। तो केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय पार्क है वो संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। बाद बाकी ये जो झील है ये अपनी उत्पादकता और जैव विविधता के कारण मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। इसका आर्थिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है मणिपुर के अंतर्गत, और यहाँ पर इस झील के आसपास बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में जैव विविधता भी पाई जाती है। तो इसीलिए इस लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसमें से एक एक चीज से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद असम की झीलों की बात करें तो चपनाला, दीपोरबील, सोनबील, हाफलांग और चंदुबील। यहाँ से चपनाला, दीपोरबील, सोनबील और हाफलांग, इन चारों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद गुजरात की बात करें तो हमीरसर, नल सरोवर, नारायण सरोवर, ठीक है। तो इसमें हमीरसर के बारे में क्वेश्चन बन चुका है। बाद बाकी आप लोग नल सरोवर और नारायण सरोवर को भी दिमाग में रखिए। हरियाणा में देखो सूरजकुंड और बड़खल दोनों ही पूछी जा चुकी हैं। तो सूरजकुंड और बड़खल झील कहाँ पर है? हरियाणा में। मेघालय में कौन सी है? उमियम। उमियम झील कहाँ पर है? मेघालय में। बाद बाकी उमियम नदी भी शायद मेघालय में ही बहती है। मिजोरम में पाला पूछा जा चुका है इसके बारे में, तो पाला झील कहाँ पर है? मिजोरम में। तेलंगाना की बात करें तो हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर, ठीक है, 3 झीलें पाई जाती हैं, हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो साला झील, ठीक है, साला के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये हो गई राज्यवार भारत की झीलें। इसके बाद देखो हम लोग प्रमुख मानव निर्मित झीलों को देख लेते हैं, इनसे भी प्रश्न बन जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये एक मानव निर्मित झील है जो कि रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। उसके बाद स्टैनले झील की बात करें तो ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। ये सब मानव निर्मित झीलें हैं, आपको ध्यान रखना है, जो किसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पीछे निर्मित हुई हैं। गांधी सागर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर, जवाहर सागर ये राजस्थान में चंबल नदी पर, और राणा प्रताप सागर राजस्थान में चंबल नदी पर। तो यहाँ पर गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर तीनों चंबल नदी पर है पहले तो ये, और इसमें जो गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश में, और जो जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर है वो कहाँ पर? राजस्थान में। उसके बाद पेरियार झील, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि पेरियार एक कृत्रिम झील है जो केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। तो ये एक मानव निर्मित झील है। उसके बाद देखो गोविंद सागर झील, ठीक है, तो गोविंद सागर झील कहाँ है? ये भांगड़ा बांध के पीछे सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे यहाँ से बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित झील है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम झील है, ऐसे पूछा जाएगा। या फिर इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद बांध के पीछे किस झील का निर्माण हुआ है, तब आपको बताना पड़ेगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अच्छा, नागार्जुन सागर कहाँ पर है? ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है।
उसके बाद देखो ये भारत की सभी प्रमुख झीलें, चाहे वो प्राकृतिक हों चाहे वो मानव निर्मित हो, हम लोगों ने कवर कर ली हैं। और अब हम लोग फटाफट भारत के प्रमुख जलप्रपात आप लोग समझ ही रहे होंगे, जलप्रपात मतलब झरना, ठीक है। जब जैसे कोई बहुत ऊंचाई से पर्वत की चोटी से कुछ ऐसे करके पानी गिरता है, झरना तो आप लोगों ने देखा ही होगा, तो उसी को जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। तो फटाफट हम लोग ये लिस्ट देख लेते हैं कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो जोग, गरसोप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात, ये एक ही जलप्रपात के 3 नाम है। कौन कौन से? जोग, गरसोप्पा और महात्मा गांधी प्रपात। ये देखो कहाँ पर है, ये कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। एक तो आपको नदी पता होनी चाहिए किस नदी पर स्थित है, और दूसरा ये किस राज्य में स्थित है, ठीक है। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो जलप्रपात है गरसोप्पा, जोग या फिर महात्मा गांधी, ये चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। उसके बाद देखो शिव समुद्रम की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये कावेरी नदी पर ही, कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। ये आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा है। देखो जोग जलप्रपात चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा हो गया, और जो शिव समुद्रम है ये आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और ये स्थित कहाँ पर है? ये कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। फिर धुआंधार, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट, और किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। चित्रकूट बांध की बात करें तो ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ में बहती है, ठीक है। और इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। अब जब विश्व भूगोल हम लोग पढ़ेंगे तब बताएंगे कि ये नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है, ठीक है। अभी आप इतना समझिए कि जो ये चित्रकूट जलप्रपात है इसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, और यह क्वेश्चन बन चुका है। चूलिया जलप्रपात की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे भी आया है, तो ये चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। हुंडरू की बात करें, इससे भी प्रश्न बन चुका है, ये भी स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। अच्छा, जो कूने जलप्रपात है, तो कूने जलप्रपात लोनावाला में, लोनावाला एक जगह है पुणे के पास में, वहीं पर ये स्थित है। बाद बाकी दूध सागर की बात करें, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो दूध सागर जलप्रपात है मांडवी नदी पर, कहाँ? गोवा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कुंचिकुल जलप्रपात की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटक में है, शिमोगा में, और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई है लगभग 455 मीटर, और ये शिमोगा जिले में बाराही नदी पर स्थित है, ठीक है। तो नदी कौन सी है? बाराही। राज्य कौन सा है? कर्नाटक। जिला है शिमोगा, और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। उसके बाद डुडुमा जलप्रपात हम देखें तो ये मच्छकुंड नदी पर उड़ीसा में है। डुडुमा के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। गोकाक जलप्रपात जो है वो घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में है। कर्नाटक में बहुत से जलप्रपात हैं, ठीक है। चचई जलप्रपात की बात करें तो ये बिहड़ नदी पर मध्य प्रदेश में है। कपिलधारा तो वही हो गया, धुआंधार जो जलप्रपात है, ये आप देख रहे थे कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। इसका ही एक अन्य नाम कपिलधारा है, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ा घाट पर स्थित है, और किस नदी पर? नर्मदा पर। भालकुंड की बात करें तो ये बीना नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। लोध जलप्रपात की बात करें तो ये बूढ़ा नदी पर झारखंड में है। लोध, पिछली बार ही इससे यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछ लिया था। बाद बाकी लोध जलप्रपात को हम लोग बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहते हैं, और यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आप इसमें ये चीज बिल्कुल मत समझिए कि ये बहुत छोटा जलप्रपात है या फिर किसी अन्य राज्य का है तो यहाँ क्यों पूछा जाएगा। आयोग का जैसा जो मन होता है वो वहीं से क्वेश्चन उठा लेता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। तो लोध जलप्रपात कहाँ है? झारखंड में, और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बाद बाकी से बूढ़ा घाघ के नाम से भी जानते हैं। फिर देखो और जलप्रपात हैं। अमृतधारा
ये कहाँ पर है, ये हसदो या फिर हसदेव नदी पर कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। गौतम धारा या फिर जिसे जौनहा भी बोलते हैं, ये झारखंड में रारू नदी पर है। सांडनी की बात करें तो ये झारखंड में शंख नदी पर है। दसम की बात करें तो ये झारखंड में कांची नदी पर है। ये सारी चीजें रटने वाली हैं, इसमें कुछ मैं समझा नहीं सकता हूँ आपको, आपको तो रटना ही पड़ेगा। बरकाना की बात करें तो ये कर्नाटक में सीता नदी पर है। पलानी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है। बाझाचल की बात करें तो ये केरल में चलकुड़ी नदी पर है। और खंडाधार या फिर कंधाधार की बात करें, इसके बारे में भी यूपी पीसीएस प्रश्न पूछ चुका है। ये उड़ीसा में कोरा नाला नदी पर स्थित है। तो ये बहुत छोटी छोटी कुछ ऐसी नदियां हैं, तो आपको अगर जहां पर नाम दिया गया है तो आप पढ़ लीजिए, जहां पर सिर्फ राज्य की बात की गई है तो राज्य रट लीजिए। ठीक है। यहाँ पर मैंने अपनी समझ से बहुत सी चीज़ों को एडजस्ट कर दिया है, बस आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो ठीक है, आज की क्लास वही हो गई कंप्लीट, और आप लोग लगातार साथ साथ चीज़ों को देखते चलिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। सिलेक्शन तभी होगा अगर आप ऐसे आधे अधूरे मन से तैयारी करेंगे, कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे, कुछ को पढ़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से मेरे साथ करते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।